TR। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। सामाजिक न्याय के नारे को बिहार ने हर दौर में जिया है। बिहार की आज की राजनीति भी इसी आंदोलन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सामंतवादी सोच के खिलाफ की लड़ाई बिहार में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से भी आगे रही है। ये बात सच है कि इस लड़ाई ने कमजोर तबकों को सत्ता तक पहुंचाया, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शक्ति दी, लेकिन जातिवाद का जहर खत्म नहीं हो पाया। धीरे धीरे पूरी राजनीति ही जातिवाद के जाल में उलझ गई। तो क्या बिहार की राजनीति कभी भी जातियों से बाहर नहीं निकल पाएगी? लालू, नीतीश, पासवान जैसे नेताओं के राजनीति में आने से ठीक पहले कैसी थी बिहार की राजनीति? कांग्रेस के खिलाफ शुरू हुई मुहिम ने कैसे अगड़े पिछड़े की राजनीति का रंग लिया? इतिहास गवाह है। बिहार स्पेशल के आज के एपिसोड में बिहार के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। बिहार के लोगों को उम्मीद थी कि आजादी की खुली फिजा में उनकी आंखों में पल रहा हर सपना पूरा होगा। बिहार के जनमानस ने अपने लिए बिल्कुल उसी राम राज्य की कल्पना संजो रखी थी जिसका जिक्र तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, यानी किसी को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन 1965 आते आते आम आदमी के ज्यादातर सपने दम तोड़ने लगे। 1962 में चीन के हाथों पराजय और 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध ने सत्ता का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। इस दौर में लोगों का सामना नई चुनौतियों से हो रहा था। एक ओर अनाज की कमी और दूसरी ओर कमर तोड़ महंगाई। बिहार की केबी सहाय सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने पहले से ही सियासी तवा गर्म कर रखा था। फीस बढ़ने से यूनिवर्सिटी के छात्र भी खासे नाराज हो गए। आजादी के बाद ये पहला मौका था जब कई मुद्दों पर एक साथ लोग बिहार की सड़कों पर उतर आए। महंगाई, भ्रष्टाचार, अनाज की कमी और कॉलेज में पढ़ाई महंगी होने से लोग पहले ही बेहाल थे। कांग्रेस की पूरी ताकत अपनों को ही संभालने में लगी थी। इस दौर में उत्तर प्रदेश और बिहार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी संसपा एक बड़े पावर हाउस के रूप में सामने आई। लोहिया जी की थीसिस थी कि क्लास और कास्ट दोनों यहां मिला हुआ है। जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं वो आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं। तो क्लास और कास्ट के बीच का जो डिवीजन है वो शार्प नहीं है। तो यदि यहां कोई परिवर्तन करना है तो आर्थिक परिवर्तन भी, सामाजिक परिवर्तन, तो उसको कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन के माध्यम से, और उस वक्त उन्होंने यह महसूस किया। बिहार की सियासी जमीन के मिजाज को डॉक्टर लोहिया ने भांप लिया और उनकी अगुवाई में पटना बंद का आयोजन किया गया। तारीख थी 9 अगस्त 1965। उस दिन पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी। प्रदर्शन के दौरान संसोपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस का ऐसा कहर टूटा कि कर्पूरी ठाकुर समेत 7 नेता बुरी तरह जख्मी हो गए। लोहिया समेत कई नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लोहिया ने नारा दिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। 67 के आसपास राम मनोहर लोहिया ने पिछड़ों को गोलबंद किया और उनको बताया कि उनकी आबादी एक इस डेमोक्रेटिक सेटअप में उसका एक अहम रोल है और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी जो है उसका महत्व है। इसलिए उन्होंने नारा भी दिया कि 100 में 60% जो है आपकी हिस्सेदारी सत्ता में मिलनी चाहिए।
तो इसके तहत जो है वो सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इस तरह की कई एक सोशलिस्ट पार्टियां जो है बिहार में बनी और उन्होंने खास करके बैकवर्ड कास्ट के लोगों को अपने फोल्ड में लाने की कोशिश की और बहुत हद तक सक्सेसफुल हुए। आम आदमी का कांग्रेस से मोह भंग होने लगा। कांग्रेस के मजबूत विकल्प के रूप में सामने आई संसोपा, जिसके नेता खाटी गवई अंदाज में बात करते थे। उनका रहन सहन भी गवई था। डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की हवा को तूफान में बदल दिया और बिहार में चुनाव की घंटी बज गई। 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 318 सीटों में से 128 पर ही जीत मिली। 68 सीटें प्राप्त कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। भारतीय जनसंघ को 26 सीटों पर कामयाबी मिली। सीपीआई 24 और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 18 सीटें जीतने में कामयाब रही। निर्दलियों का कब्जा 33 सीटों पर और 13 पर झारखंड पार्टी विजयी रही। ऐसे में गैर कांग्रेसवाद के नाम पर चुनाव जीतने वाली पार्टियों ने आपस में मिलकर संयुक्त विधायक दल बनाया। कामकाज के लिए 33 सूत्री कार्य योजना भी बनी। अब बारी बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनाने की थी। लोहिया चाहते थे कि नई सरकार की कमान कर्पूरी ठाकुर को दी जाए, लेकिन अगड़ी जाति के नेताओं ने अड़ंगा लगा दिया। उन्हें पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री हजम नहीं हो रहा था। सिस्टम और सरकार से लोगों की नाराजगी का फायदा सोशलिस्टों को बिहार में मिला। आजादी के 20 साल बाद ही बिहार में सोशलिस्टों ने कांग्रेस की जमीन खिसका दी और पहली गैर कांग्रेसी सरकार के लिए जमीन तैयार हो गई। इसमें जनसंघ ने भी बड़ी भूमिका निभाई। राम मनोहर लोहिया की सोच थी कि अगर कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए तो इससे समाजवादी आंदोलन को नई ताकत मिलेगी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रामानंद तिवारी ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया। देखते देखते विधायक कर्पूरी और रामानंद गुट या अगड़ी पिछड़ी जातियों के गुट में बंट गए। अगड़ी जातियों के विधायक चट्टान की तरह रामानंद तिवारी के साथ खड़े थे, तो डॉक्टर लोहिया गैर कांग्रेसवाद के नाम पर हुए अपने पहले प्रयोग को किसी भी कीमत पर फेल नहीं होने देना चाहते थे। पार्टी में फूट डालने के लिए डॉक्टर लोहिया ने महामाया प्रसाद सिन्हा के नाम पर मुहर लगा दी। 5 मार्च 1967 को बिहार में बन गई पहली गैर कांग्रेसी सरकार। महामाया प्रसाद की सरकार में कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बनाए गए। शिक्षा और वित्त विभाग की जिम्मेदारी कर्पूरी के कंधों पर आई। लोहिया के इशारे पर उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी की पेपर में पास करने की अनिवार्यता खत्म कर दी, जिससे हिंदी पट्टी के गवई छात्रों के लिए मैट्रिक की राह आसान हो गई। तब कर्पूरी डिवीजन के नाम पर खिल्ली उड़ाई गई। लेकिन राजनीति सिर्फ सरोकार से नहीं चलती। राष्ट्रीय भाषा का वो बहुत बड़े समर्थक थे राम मनोहर लोहिया जी, और कर्पूरी जी उन्हीं के चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने भी इसको ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी की अनिवार्यता जो हमारे यहाँ पढ़ाई में थी उसे खत्म किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अंग्रेजी आप न पढ़ें, बल्कि उन्होंने वो उसकी वजह से जो ग्रामीण बच्चे थे जिन्हें वो प्रॉपर वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता था जिससे उनकी अंग्रेजी की पढ़ाई सही तरीके से हो सके और उसके वजह से वो फेल कर जाएं, तो ऐसा न हो इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को भी खत्म किया था। भीतर ही भीतर सरकार में शामिल होने की कुलबुलाहट गठबंधन के सहयोगियों में भी साफ साफ दिखने लगी। सत्ता से बाहर हो चुकी कांग्रेस की नजर भी गठबंधन के एक एक गांठ पर थी। साल भर के भीतर ही गठबंधन की गांठ खुलने लगी। समाजवादी पृष्ठभूमि के जो नेता रहे हैं उनकी कमी क्या रही है? वो किसी के समन्वय की कमी उनमें रही है, दूसरे का बात नहीं मानना, इस चीज़ को अक्खड़ मिजाज कह सकते हैं समाजवादी पृष्ठभूमि के जितने। इसीलिए कहा जाता है कि समाजवादी बहुत दिनों तक एक साथ नहीं रह सकते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन सरल हृदय के भी होते हैं, टूटते हैं फिर जुट भी जाते हैं। तो जब टूटते हैं, बिखराव होता है, तो सत्ता में आप कैसे रहेंगे? सत्ता से आप बाहर हो जाएंगे। दिल्ली की राजनीति में व्यस्त वीपी मंडल को बिहार में नई संभावना दिखने लगी। तब वो लोकसभा सदस्य थे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में फूट पड़ गई।
वीपी मंडल ने अलग हुए विधायकों को लेकर शोषित दल बना लिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे सतीश प्रसाद सिंह, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए। उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी बीपी मंडल को विधान परिषद में नामजद करने के बदले इनाम में मिली थी। बीपी मंडल की सरकार जो है वो तो एक ऐसी सरकार थी जिसको कि कांग्रेस पार्टी इनडायरेक्टली हैंडल कर रही थी। उस गवर्नमेंट की डोर कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी, क्योंकि जब सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी जो एक लंबे समय से बिहार में की राजनीति में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में थी, उस पार्टी को एहसास होने लगा कि अब उनको एक कॉम्पिटिटिव चैलेंज एक नई पॉलिटिकल फ्रंट से मिल रहा है, तो उसको डाइल्यूट कैसे किया जाए। कांग्रेस के बैसाखी के सहारे बीपी मंडल तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन उनकी सरकार की लाइफलाइन कांग्रेस के हाथों में थी। महीने भर में ही कांग्रेस ने समर्थन खींच लिया। सत्ता के लिए संसपा के सहयोगी दलों की किचकिच अब बिहार के लोगों के सामने थी। कांग्रेस ने बड़ा दांव चलते हुए दलित समुदाय के भोला पासवान शास्त्री को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। जनसंघ जो था उसकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी और जो समाजवादी थे उनकी विचारधारा अलग थी, तो दोनों का मन मिजाज मिलता नहीं था और उस प्रकार का जो गठबंधन जो बहुत दिनों तक चल सके उस समय नहीं कायम हो पाया था। और यही कारण था कि कांग्रेस जैसी जो बड़ी पार्टी थी, जिसके पास एक सांगठनिक नेटवर्क भी था, जिसके पास एक विरासत भी था और उस समय के सबसे बड़े बड़े नेताओं का एक फौज भी था, कह सकते हैं, उतने बड़े और ख्याति लब्ध नेता दूसरे पार्टी में थे नहीं। बिहार की राजनीति और विधायक मौके के हिसाब से ताश के पत्तों की तरह इधर उधर होने लगे। भोला पासवान शास्त्री की सरकार 3 महीने में ही गिर गई। राजनीतिक गतिरोध इतना बढ़ गया कि केंद्र ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना ज्यादा बेहतर समझा। तब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इंदिरा गांधी थी। समय से पहले विधानसभा चुनाव हुए और भोला पासवान शास्त्री की किस्मत का दरवाजा फिर खुल गया, लेकिन महीने भर में ही उनकी कुर्सी के पाए खिसकने शुरू हो गए। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए एक ऐसी दौड़ शुरू हो गई जिसमें खिलाड़ी अपने नियम खुद तय कर रहा था। बिहार में सत्ता के लिए नए नए प्रयोग हो रहे थे। सूबे के सामाजिक ताना बाना के हिसाब से सियासतदान नए नए समीकरणों पर काम कर रहे थे। बिहार में पिछड़ी जाति के वोटरों में नेताओं को बड़ा सियासी आसमान दिखाई दे रहा था। उस दौर में क्रांतिकारी विचारों वाले एक मशहूर नेता हुआ करते थे, जगदेव प्रसाद। लोग उन्हें बिहार का लेनिन भी कहते थे। जगदेव प्रसाद ने पिछड़ों के लिए 100 में से 60% की जगह 90% की मांग कर डाली। राजनीति में तेजी से बदलाव और सत्ता परिवर्तन से एक फायदा भी हो रहा था। पिछड़ी जाति के लोगों में राजनीतिक जागरूकता तेजी से बढ़ रही थी, उनकी ताकत में भी इजाफा हो रहा था। ये बिहार की सियासी प्रयोगशाला का ही कमाल था कि आजादी के 20 साल के भीतर ही एक दलित मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। दल बदल का व्यवहारिक पाठ भी हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों ने बिहार विधानसभा में सत्ता के लिए जोड़ तोड़ से सीखा। 2 साल में 6 सरकारें बनी और गिरी। वो दौर था 1967 से 1969 का। राष्ट्रपति शासन के बाद दारोगा प्रसाद राय को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। कांग्रेस सरकार को समर्थन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से मिल रहा था। ये कांग्रेस और लेफ्ट दोनों की ही राजनीतिक लाइन में बड़ा बदलाव था। उसी साल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने दारोगा प्रसाद राय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। कांग्रेस सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई और दारोगा प्रसाद राय की सरकार धड़ा। 67 से 72 तक का जो फेज था बिहार की पॉलिटिक्स का, वो एक ऐसा फेज था जिसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत थी। कोई भी चीफ मिनिस्टर लंबे अरसे तक नहीं रहा। ज़्यादातर लोग मैक्सिमम 1.5-2 वर्षों का लोगों का जो है कार्यकाल रहा।
कुछ लोग एक दिन के लिए भी बने, कुछ महीनों के लिए बने, कुछ दिन के लिए बने, इस तरह के चीफ मिनिस्टर बनते रहे। इस बीच में राष्ट्रपति शासन 3-3, 4-4 बार लगा। ये एक ऐसा फेज था जिसमें एक काफ़ी काबिल लोगों की पॉलिटिकल लीडर्स की टीम रहते हुए भी सरकारें डिलीवर नहीं कर पाई। 22 दिसंबर 1970 को कर्पूरी ठाकुर की अगुवाई में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी। उनकी सरकार सिर्फ 163 दिन चली। इस दौरान उन्होंने 2 बड़े फैसले लिए। पहला, राज्य के सरकारी मिडिल स्कूलों में फीस माफ कर दी गई। दूसरा, 5 एकड़ तक जमीन के मालिकों को मालगुजारी देने से पहली बार आजादी मिल गई। कुछ अन्य निर्णय भी उन्होंने, कर्पूरी जी ने लिए। शिक्षा में निर्णय लिए जो बिना अंग्रेजी पास करने, वो क्या था, ये सब समाजवादी एजेंडा था और वो पिछड़ों और वंचितों को आगे बढ़ाना के लिए और सामाजिक न्याय के रथ को आगे बढ़ाने के लिए था। इसलिए कर्पूरी ठाकुर एक माइलस्टोन है। उस समय तक लालू जी की कोई चर्चा नहीं थी, सच कहिए, एक साधारण व्यक्ति थे सत्य, और बाद में लालू जी हो पाए। बिहार की सियासत में तूफानी रफ्तार से जोड़ तोड़ जारी रहा। कर्पूरी ठाकुर के बाद भोला पासवान शास्त्री की किस्मत ने एक बार फिर पलटी मारी। मुख्यमंत्री कुर्सी पर पहुंच गए। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। बिहार में सत्ता के लिए जोड़ तोड़ के बीच पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्यों में भी एक अलग तरह की हलचल थी, जिसमें देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूरी दिलचस्पी दिखा रही थी। इससे पहले इंदिरा गांधी राजाओं का प्रिवी पर्स बंद करके और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर जनता के करीब पहुंच चुकी थी। उन्होंने गरीबी हटाओ नारे के जरिए कम्युनिस्टों और समाजवादियों की राजनीतिक जमीन खिसका दी थी, जिसका फायदा कांग्रेस को 1971 के लोकसभा चुनाव में मिला। इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ गईं। इस दौर में पाकिस्तानी सेना के जुल्म से पूर्वी पाकिस्तान के लोग खून के आंसू रो रहे थे और भागकर भारत में शरण ले रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। 14 दिनों में ही भारतीय फौज ने पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया। नए देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस युद्ध के बाद सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इंदिरा की छवि एकाएक बहुत चमकदार हो गई। इसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ा। कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से बिहार की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन वहां के सियासतदानों ने पिछली गलतियों से कोई खास सबक नहीं लिया। उन्नीस 1971 में भारतीय जवानों के शौर्य की चमक को पूरी दुनिया ने महसूस किया। इंदिरा गांधी का कद भी राजनीति में एकाएक बहुत ऊपर चला गया। कांग्रेस की किस्मत के बंद होते दरवाजे भी तेजी से खुलने लगे। 1972 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। इंदिरा की आंधी में सोशलिस्टों की सियासी जमीन बुरी तरह खिसक गई। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को सिर्फ 34 सीटों पर ही कामयाबी मिली। 72 में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से बिहार में अपने सरकार को एस्टेब्लिश किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ बिहार की राजनीति में कि बिहार में जो चीफ मिनिस्टर बनने लगे वो दिल्ली के डिक्टेट पर चीफ मिनिस्टर बनने लगे। जो नॉर्मल पहले का दौर था जिसमें बिहार की लीडरशिप जो थी, लोकल लीडरशिप जो खड़ी हुई थी वो लीडरशिप थी। लेकिन इस 70 बाद के दौर में कांग्रेस पार्टी दिल्ली से अपने लीडर्स को भेजने लगी और उसका बड़ा नेगेटिव असर पड़ा बिहार की राजनीति में। संसपा हार से परेशान थी तो कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से। ऐसे में दिल्ली से केदार पांडे के नाम पर मुहर लगी, लेकिन पटना में उनके राजनीतिक विरोधियों की भी कमी नहीं थी। सरकार पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए केदार पांडे कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते थे, लेकिन मंत्रियों ने मुख्यमंत्री की बात मानने से साफ इनकार कर दिया, यानी इस्तीफा देने से मना कर दिया। बिहार में तनातनी की खबर आला कमान तक भी पहुंच रही थी। केदार पांडे ने अपना दमखम दिखाने के लिए
मंत्रिमंडल ही भंग कर दी। एक साल में कई 9-10 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल होते होते मुख्यमंत्री को बदल देने की परंपरा परिपाटी यहाँ कायम हो गई। केदार पांडे हट गए, फिर अब्दुल गफूर आए, अब्दुल गफूर हट गए तो जगन्नाथ मिश्र आए। इस प्रकार से आप देखेंगे, पूरा देख लीजिए तो इसका खामियाजा भी बिहार को भुगतना पड़ा। लोकतंत्र और अफसरशाही में अंतर होता है। सरकार सहयोग से चलती है, हेकड़ी से नहीं। मंत्री भी केदार पांडे को सबक सिखाने के मूड में थे। दोबारा शपथ ग्रहण के लिए दिन तय हुआ तो कई विधायकों ने मंत्री बनने से ही इनकार कर दिया। बहुत समझाने बुझाने के बाद किसी तरह से राजनीतिक ड्रामा खत्म हुआ। 2 महीने बाद ही 24 मंत्रियों ने फिर केदार पांडे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तब बिहार कांग्रेस में ब्राह्मण गुट, राजपूत गुट और यादव गुट सब आपस में एक दूसरे से कुश्ती लड़ रहे थे। कोई भी जो चीफ मिनिस्टर होता था वो दिल्ली के प्रति ज़्यादा लॉयल होता था। वो बिहार के पॉलिटिशियन, बिहार की ग्राउंड रियलिटी को ठीक करने में उसका उतना इंटरेस्ट नहीं होता था जितना कि वो दिल्ली के अपने आकाओं से अपने इक्वेशंस को बनाने में लगा रहता था। इसलिए आप देखेंगे कि उस बीच में चीफ मिनिस्टर आते गए और जाते गए। बहुत कम ऐसे चीफ मिनिस्टर हुए जिन्होंने अपना इम्पैक्ट बिहार की राजनीति पर बनाया। ऐसे में इंदिरा गांधी ने पैराशूट सीएम के तौर पर अब्दुल गफूर को बिहार के सियासी अखाड़े में उतार दिया। इसमें मामला संभलने की जगह और बिगड़ता चला गया। अगड़ी जातियों के कांग्रेसी नेता अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री के रूप में हजम नहीं कर पा रहे थे। सत्ता के लिए एक दूसरे को लंगड़ी मारने की सियासत से बिहार का आम आदमी बहुत निराश और हताश होता जा रहा था। सबकी अपनी समस्याएं थी। किसानों की अलग, नौकरी पेशा लोगों की अलग, कारोबारियों की अलग, छात्रों की अलग। पटना यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक अलग तरह की ज्वालामुखी धधक रही थी। उस दौर में पटना यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजों के छात्र अक्सर कैंपस के नजदीक गांधी मैदान में जमा होते और सूबे की समस्याओं पर घंटों चर्चा करते। कैंपस पॉलिटिक्स से लेकर सूबे की सियासी धारा और जन सरोकारों पर जमकर बहस होती थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाज को बदलने का सपना, कर्पूरी ठाकुर की अदना और आला में फर्क मिटाने की जोरदार आवाज, सोशलिस्टों का गवई अंदाज यूनिवर्सिटी छात्रों की पहली पसंद बनता जा रहा था। बात 70 के दशक के शुरुआती दौर की है। पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में पढ़ने वाले लालू प्रसाद यादव छात्र राजनीति में धाक जमाने में लगे हुए थे। विश्वविद्यालय छात्र संघ महासचिव पद के लिए लालू चुन लिए गए, लेकिन उनकी नजर यूनियन के सबसे बड़े पद यानी अध्यक्ष पर थी। अगले साल चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ने लालू की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि बीए की डिग्री मिलने के साथ ही उन्हें छात्र राजनीति को अलविदा कहना पड़ता। कर्पूरी जी ने उसका आधार तैयार किया। लालू जी के लिए जमीन तैयारी हुई। अगर कर्पूरी जी का शासन नहीं होता यह है कि बाद के लोग पूरा पहले के लोगों की विरासत को अस्वीकार करते हैं, और लालू जी ने भी आगे यही किया। लेकिन सच यह है कि यह जो सामाजिक न्याय का आंदोलन है उसकी शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन से हो चुकी थी। किसान आंदोलन ने उसको ताकत दी, और समाजवादी आंदोलन जिसमें जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर थे, इन्होंने एक ऐसा आधार तैयार किया था सत्ता के हस्तांतरण का, जो कर्पूरी जी के आते आते करीब करीब पूरा हो गया, और कर्पूरी जी ने उस एजेंडा को लागू किया। छात्र राजनीति के बंद होते दरवाजे देखकर लालू ने भी उम्मीद छोड़ दी। शादी हो गई, परिवार की जिम्मेदारी अलग से। ऐसे में लालू ने पटना वेटनरी कॉलेज में बतौर क्लर्क नौकरी शुरू कर दी, लेकिन उनका मन नौकरी में कम और राजनीतिक खबरों में ज्यादा लगता था। बात 1973 की है। लालू ने अपने करीबी दोस्त रंजन यादव की मदद से पटना लॉ कॉलेज में एडमिशन करवा लिया, जिससे कानून की पढ़ाई के साथ साथ उनकी राजनीतिक ख्वाहिशों को नया आसमान मिल सके। पटना यूनिवर्सिटी में नेताओं की नई पीढ़ी तैयार हो रही थी।
जिनकी आंखों में पूरे देश की सियासत और सिस्टम को बदलने का सपना था। पटना यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से ऐसी धारा निकली जिसने पूरे देश की राजनीतिक धारा और विचारधारा दोनों को बदला। कैसे यूनिवर्सिटी कैंपस से निकला आक्रोश एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील हुआ और सत्ता के मद में चूर सियासतदानों को लोकतंत्र की ताकत का एहसास करा दिया। बिहार का इतिहास गवाह है कि अगले एपिसोड में हम आपको परिचय छात्र राजनीति के उन्हीं सूरमाओं से कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों और सटीक विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।